आज हम बात करेंगे नीट काउंसलिंग की। नीट काउंसलिंग में आपको फ्री काउंसलिंग चाहिए तो ये वीडियो एंड तक देख लीजिए, अदरवाइज हम पेड काउंसलिंग की ऑप्शंस हम भी प्रोवाइड करते हैं, वो भी आप हमारे से भी सर्विस ले सकते हैं। लेकिन फ्री काउंसलिंग के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, इसमें मैं आपको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दूंगा नीट की काउंसलिंग के रिगार्डिंग। आपको पता है कि वैसे जो रिजल्ट्स हैं वो 14 जून को एक्सपेक्टेड है आना नीट का, लेकिन ये रिजल्ट फर्स्ट वीक ऑफ जून में ही आ जाएगा। तो काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपका नीट का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ गया, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आपका रैंक बहुत अच्छा है, फिर भी अगर आपने काउंसलिंग में गड़बड़ कर दी तो आपको अच्छे कॉलेज में सीट नहीं मिलेगी। या अगर आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया कुछ कॉलेजेस में, तो वहाँ पर जहाँ पर की रैंक कम आता है तो वहाँ पर आपको सीट नहीं मिलेगी। तो इसलिए काउंसलिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको कि आपको बहुत ध्यान से फिलअप करना है, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड बहुत कम रहता है। तो आज मैं इसी से शुरुआत करता हूं, डिटेल में काउंसलिंग क्या है। नॉर्मली ये जो काउंसलिंग है ये मिड ऑफ जुलाई से स्टार्ट होती है, और काउंसलिंग में देखिए जो 15% कोटा है वो रहता है एमसीसी का, जो एमसीसी करवाती है काउंसलिंग, ऑल इंडिया AIQB बोलते हैं, ऑल इंडिया कोटा। 85% जो स्टेट का कोटा होता है, जो हर एक स्टेट बोर्ड अलग अलग करवाता है। जिस भी स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हैं आपको उसी स्टेट का करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपने आयुष या वेटनरी में अप्लाई करना है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसमें जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग है उसके लिए आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, और स्टेट काउंसलिंग के लिए अलग से आपको उसका फॉर्म भरना पड़ेगा। और दोनों की अलग अलग डेट्स आती हैं, और इसमें सिस्टम भी ये रहता है कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग अलग होगी और स्टेट की काउंसलिंग अलग होगी। तो फर्स्ट हम बात करेंगे जो AIQ की, जो कि ऑल इंडिया कोटा है, उसको MCC ही करवाती है। और MCC सारे एम्स की काउंसलिंग है वो MCC द्वारा होती है। सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कि BHU है, NU की, उसको भी MCC करवाता है। जिपमर की सारी वो भी MCC कराता है। चाहे अब अगर हम बात करें पौंडीचेरी में अगर कोई स्टेट की यूनिवर्सिटी है उसकी भी काउंसलिंग यही करवाएगा MCC, अदरवाइज वैसे बाकी वो कहीं भी नहीं कराता। और जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं स्टेट के, उनकी भी 15% सीट्स है वो MCC द्वारा होगी। इसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं जो ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज हैं, और इसकी फीस बहुत हाई होती है। इसकी फीस ही 15 लाख से स्टार्ट होती है और 30 लाख तक जाती हैं। तो ये 52-53 के करीब यूनिवर्सिटीज है, और इसमें ऐड भी होती रहती है, हर साल कोई ना कोई नई यूनिवर्सिटी साथ में ऐड हो जाती है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज की 100% जो सीट्स है वो MCC द्वारा ही काउंसलिंग ली जाती है। और उसके बाद आते हैं आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेजेस की, और इनकी भी 100% सीट्स MCC द्वारा ही की जाती है। हालांकि इसमें कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है, जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो आपको AFMG को भी टिक करना होता है। उसके बाद आ जाते हैं DU। तो दिल्ली यूनिवर्सिटीज के भी जो भी सारे कॉलेजेस हैं उनकी भी जो काउंसलिंग है MCC द्वारा होगी। और उसके अलावा IPU इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटीज के, इसके अंडर भी 2 कॉलेजेस आते हैं जिनकी अटल बिहारी वाजपेयी और BMMC, उसकी भी काउंसलिंग MCC द्वारा ही होगी। इसके बाद आ जाते हैं ESIC और CW कोटा, इसकी भी जो काउंसलिंग है MCC ही करता है। उसके बाद स्टेट काउंसलिंग में क्या आता है, 85% जो रिमेनिंग सीट है गवर्नमेंट कॉलेजेस की वो स्टेट काउंसलिंग से ही रिक्रूटमेंट होती है। उसके बाद जो प्राइवेट कॉलेजेस है उनकी 100% रिक्रूटमेंट है वो भी इस स्टेट कोटा से ही होती है। उसके बाद देखिए कि सबसे जरूरी बात ये होती है कि स्टेट में आपके उस स्टेट का पर्टिकुलरली डोमिसाइल होना जरूरी होता है। जैसा कि आपको पता है कि यूपी बिहार है, ये एक ओपन स्टेट है, यहाँ जाके आप बेनिफिट ले सकते हैं इनकी काउंसलिंग का। राजस्थान में भी आप बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन होती है कि ये फर्स्ट राउंड के बाद आप इसमें शामिल हो सकते हैं इसकी काउंसलिंग में। जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र है, ये क्लोज स्टेट्स मानी जाती है। गुजरात में आप जाके नहीं कर सकते, काउंसलिंग का बेनिफिट नहीं ले सकते। महाराष्ट्र में भी सिर्फ इंस्टीट्यूशंस में लेते हैं, इंस्टीट्यूशंस में, लेकिन वो जो फीस है उसकी 3 to 4 टाइम्स होती है, तो वो उसका कोई बेनिफिट नहीं रहता। अब इसमें होता है कि अगर मान लीजिए आपका डोमिसाइल तो एक स्टेट का है लेकिन आपने दूसरी स्टेट में अप्लाई करना, तो उसका क्या वे आउट है, तो वो है कि आप ऑल इंडिया कोटा के बेस पे कर सकते हैं, जो 15% सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस का कोटा होता है। दूसरा है या आप NRI कोटा में कर सकते हैं अगर आप उसकी एलिजिबिलिटी मीट करते हैं, लेकिन उसकी फीस बहुत हाई रहती है। जो NRI कोटा के लिए एलिजिबिलिटी है तो NRI में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टेट में आपको बहुत ध्यान से करना होता है कि क्योंकि और हर स्टेट का अलग से फॉर्म निकलता है, हर स्टेट का अलग से आपको फॉर्म भरना होता है। अब आ जाते हैं नीट की काउंसलिंग के ऊपर। काउंसलिंग कैसे होती है कि आपको शेड्यूल आ जाएगा, जुलाई का शेड्यूल आएगा कि कब कब काउंसलिंग होनी है। उसमें होता कैसे, 3 राउंड होते हैं। पहले ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड होगा,
फिर स्टेट का फर्स्ट राउंड होगा, फिर ऑल इंडिया का सेकंड राउंड होगा, फिर स्टेट का सेकंड राउंड होगा, फिर ऑल इंडिया का थर्ड राउंड, फिर स्टेट का थर्ड राउंड। उसके बाद स्ट्रे राउंड होता है, जब कोई सीट्स बचती है तो स्ट्रे राउंड में होता है। इवन बीडीएस में तो स्ट्रे राउंड भी दो स्ट्रे राउंड होते हैं। तो अब होता कैसे कि मान लीजिए आपने सीट ले ली, आपको ऑल इंडिया में फर्स्ट में ही मिल गया कॉलेज, लेकिन आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आप सेकंड वाले में फिर से अप्लाई कर सकते हो, उसको अपग्रेड कर सकते हो दोबारा प्रेफरेंसेस भर के, क्योंकि आपको फिर से प्रेफरेंसेस भरनी होगी फर्स्ट राउंड के बाद। सेकंड राउंड के लिए अलग से जाती है प्रेफरेंसेस। और इसी तरह अगर मान लो आपको स्टेट में मिल गया, तो आप ऑल इंडिया में सेकंड राउंड में जाना चाहते हो, फर्स्ट में अगर आपको स्टेट में मिल गया, आप ऑल इंडिया सेकंड में जाना चाहते हो, आपको ऑल इंडिया सेकंड में मिल गया, तो आप वहां से रिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको रिजाइन करके दूसरे को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये आप ध्यान रखिए कि सेकंड राउंड के बाद आप रिजाइन नहीं कर सकते हैं, सेकंड राउंड के बाद नहीं करने देते, और स्टेट में भी कई जगह नहीं करने देते। इवन यूपी में तो फर्स्ट राउंड के बाद भी आप रिजाइन नहीं कर सकते। इसलिए आपको उसकी पॉलिसी पढ़ के जाना होगा कि पर्टिकुलरली आप अगर जिस स्टेट में अप्लाई करें, हर एक स्टेट की अलग अलग पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको एक्ट करना है। तो एमसीसी में आपकी जो फीस है, आपका जो शेड्यूल आ जाएगा, उसके बाद आपको साइट पे जाना है mcc.nic.in पे, तो वहां जाके अपने रेगुलरली देखते रहना है। तो उसमें जनरली क्या होता है कि 1000 फीस होती है रजिस्ट्रेशन की, 10,000 आपकी सिक्योरिटी होती है। और फर्स्ट राउंड चाहे आप एमसीसी का कर रहे हैं या स्टेट का कर रहे हो, उसके बाद आप अपग्रेड उसको कर सकते हैं या वो सीट छोड़ सकते हैं। लेकिन सेकंड के बाद आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपको रूल्स अलाउ करते हैं कि नहीं छोड़ना। अगर आप कॉलेज में अगर आपका नंबर आया तो आप सीट नहीं लेते, तो आपको जो 10,000 सिक्योरिटी है वो वापस नहीं मिलती, और सेकंड राउंड के बाद तो वो आपको अलाउ भी नहीं होता। लेकिन फर्स्ट राउंड के बाद आप अपना डेफिनेटली अपग्रेड कर सकते हैं। थर्ड राउंड में अगर आपने सीट ले ली तो वो नहीं छोड़ सकते, अदरवाइज आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। और अगर आपने स्टे राउंड में आपने सीट ले ली तो वो आप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो अगर आप सीट छोड़ते हैं तो आपको नेक्स्ट ईयर की काउंसलिंग से भी बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ध्यान से फिलअप करनी है सारी चीजें, और प्लस अपनी प्रेफरेंसेस भी बहुत ध्यान से भरिए। आपको अगर जो कॉलेज की आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपने प्राइवेट कॉलेजेस भी भर रहे हैं जिसकी फीस ज़्यादा है, अगर आपको उसमें भी आपका नंबर आया था, सीट आया था, तो आपको वो सीट छोड़नी आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आप पहले से ही उसी प्राइवेट कॉलेज की फीस देखिए कि क्या आप वो फीस अफोर्ड कर सकते हैं। नॉर्मली वैसे जो प्राइवेट कॉलेजेस है उनकी फीस अप्रॉक्सीमेटली 10,94,000 अप्रॉक्स 11 लाख की होती है, और ये आपने हर एक प्राइवेट की अलग अलग होती है। तो आपको ये देख के ही चलना है कि उसकी सीट क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं। और दूसरा है, ऑल इंडिया के लिए आपको अलग से एप्लीकेशन करनी है और स्टेट के लिए आपको अलग से करनी है। ये नहीं होगा कि ऑल इंडिया की सीट आपको बाद में स्टेट में मिल जाए, वो पहले होता था, अब बिल्कुल बंद हो चुका है। ऑल इंडिया का कोटा अलग है, स्टेट का कोटा अलग है। कुछ लोगों ने ये मिथ बना रखा कि शायद स्ट्रे राउंड में अगर आपकी जो मेरिट है 550 से आ रही है तो आपका स्ट्रे राउंड में वो 475 पे चले जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये जो डिफरेंस है कुछ एक पॉइंट्स का ही आता है, जैसे 550 पे आ रहा है तो वो 545 पे आ जाएगा, या 542 पे या 540 पे आ जाएगा। इतना कोई डिफरेंस होता है, इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता। और प्लस स्ट्रे राउंड के बाद आप बिल्कुल भी सीट छोड़ नहीं सकते, वो मैं बता चुका हूँ कि नहीं तो आप नेक्स्ट ईयर की काउंसलिंग से भी बाहर कर दिए जाओगे। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका आधार से अटैच होता है और आपके इसलिए वो छोड़ नहीं सकते। प्लस अगर आप अपना कोई कॉलेज ज्वाइन भी कर लेते हो तो आप कभी अगर सोचते हैं बच्चे कि हाँ जी मैंने फर्स्ट ईयर में ज्वाइन कर लिया, ठीक है, मैं फर्स्ट ईयर आज ये कॉलेज ले लेता हूँ और उसके बाद मैं अगले साल फिर से नीट का एग्ज़ाम दे दूंगा, तो वो ये वाला कॉलेज छोड़ के मेरा एक साल ही वेस्ट होगा, तो मैं दोबारा से ज्वाइन कर लूँगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो कॉलेजेस हैं वो आपसे एक बॉन्ड भरवाते हैं। तो अदरवाइज अगर उनकी सीट खराब होती है, क्योंकि वो सेकेंड ईयर में तो किसी को एडमिट नहीं कर सकते स्टूडेंट को डायरेक्टली, तो वो उस सीट की कंपनसेशन आपसे लेते हैं जो उसकी फीस उनको आनी है। तो इसलिए ये पूरी प्लानिंग से करिए, जिस कॉलेज में आपने करना है आपने उसी कॉलेज की सीट लेनी है। ये बहुत सोच समझ के करने वाला चीज़ है। तो आया था कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। एक तो आपको 10th 12th के ट्रांसक्रिप्ट चाहिए और उसका सर्टिफिकेट चाहिए। कुछ स्टेट्स में सर्टिफिकेट्स नहीं देते तो वहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट से चाहिए। एक आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए या टीसी कहते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, वो आपको चाहिए जहाँ पर आपने लास्ट अटेंड किया है उसका चाहिए। सपोज अगर +2 के बाद आपने बीएससी कर लिए तो फिर देन आपको जहाँ से आपने बीएससी की वहाँ से चाहिए। उसके बाद आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या है कि जहाँ से आपने 12th की है या आपने अगर फर्दर क्वालिफिकेशन की है तो जो लास्ट है वहीं से चाहिए आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट। कुछ जो बोर्ड्स हैं या यूनिवर्सिटीज है वो नहीं देती माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो उस केस में ये कंपलसरी नहीं है, इसको हटा दिया गया है कि अगर कोई भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देती देन आपके लिए कंपलसरी नहीं है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये आपने जरूर से जरूर बनाना है।
तो क्योंकि पिछले साल क्या हुआ, महाराष्ट्र में प्रॉब्लम आई थी कि बच्चों को वहाँ उन्होंने कहा कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट नेसेसरी है, चाहिए। रेजिडेंस प्रूफ के लिए भी उन्होंने ये उसी को मांगा था, डोमिसाइल सर्टिफिकेट को। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप अभी से बना के रख लें, ये बहुत ज़रूरी है। ये जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। नीट एप्लीकेशन फॉर्म जो कि एंड में आपके आता है, जिसको कंफर्मेशन फॉर्म भी बोलते हैं, फॉर्म को भी आपको साथ में रखना है। उसके बाद आता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड भी आप ये सोचते हैं कुछ बच्चे कि वो तो हमने वहां दे दिया, तो ऐसा नहीं। जो तो उस केस में आपको सिर्फ आप इंटरनेट से निकाल सकते हैं। नीट का जो पहला पेज है सिर्फ वही चाहिए, तो आपको एडिशनल कोई फोटो नहीं आपकी पेस्ट करनी है, सिर्फ आपको एडमिट कार्ड की फर्स्ट पेज की फोटोकॉपी चाहिए। और उसके बाद आपका नीट का स्कोर कार्ड चाहिए, जो कि आपका रिजल्ट आएगा उसका स्कोर कार्ड आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपको गैप सर्टिफिकेट चाहिए होता है। गैप कैसे होता है कि मान लीजिए अगर तो आपका कोई गैप है, आपने 12th की थी, उसके बाद 2-3 साल का आपका गैप है, आपने कोई आगे फर्दर स्टडी नहीं किया, और उस गैप को फिर देन आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा, उसका सैंपल भी हम आपको दे देंगे। तो उस एफिडेविट को बना के आपने देना। सपोज अगर आपने 12th के बाद BSc फर्स्ट ईयर की है, तो वो फिर फर्स्ट ईयर तो आपके फॉर्म में फिलअप है, तो फिर आपका कोई गैप नहीं है। या आपने सेकेंड ईयर की है, इसी तरह BSc कंप्लीट कर लिए और आपका कोई गैप नहीं है। इन केस ऑफ गैप, जब आपकी कोई स्टडी डिसकंटिन्यू होती है, तो आपको ये गैप सर्टिफिकेट की जरूरत है, गैप का एफिडेविट बनाने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं जरूरत। उसके बाद आ जाते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट की। अगर आपका कोई भी रिजर्व कैटेगरी है तो आपका उसको सर्टिफिकेट साथ में लेना होगा। अगर आपने ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो ये सेंटर से चाहिए। अगर आपने स्टेट में पार्टिसिपेट करना है तो आपको स्टेट की चाहिए। 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि आपने नीट के फॉर्म में भरी थी, सेम फोटोज आप उसके साथ किए। और उसके बाद आप एक वैलिड प्रूफ चाहिए, जो कि आईडी प्रूफ है, वो आधार कार्ड रखिए। आप आधार कार्ड की हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों रखें। उसके बाद आ जाता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप स्कूल से या कॉलेज से, जहाँ भी आपने लास्ट पढ़ा है, वहाँ से बनवा सकते हैं। अगर मान लो स्कूल या कॉलेज से कोई प्रॉब्लम भी आ रही है, तो भी आप किसी गस्टेड ऑफिसर से बना सकते हैं, किसी पुलिस ऑफिसर से बनवा सकते हो, किसी A+ डॉक्टर से बना सकते हो, किसी प्रोफेसर से भी बनवा सकते हो। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद एक आ जाता है इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। ये सिर्फ तेलंगाना और CBSE वालों को चाहिए जो कि तेलंगाना में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप तेलंगाना या CBSE के अलावा किसी बोर्ड से पढ़े हो तो चाहिए। जो बच्चे तेलंगाना में पढ़ना चाहते हैं वो सिर्फ उन्हीं के लिए जरूरी है। उसके बाद हेल्थ सर्टिफिकेट है, ये सिर्फ महाराष्ट्र वाले मांगते हैं। जो स्टूडेंट महाराष्ट्र में अप्लाई करना चाहते हैं सिर्फ उनके लिए जरूरी है हेल्थ सर्टिफिकेट। जब आप चॉइसेस भरते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप पहले जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस है उनकी चॉइसेस भरिए, उसके बाद आप लास्ट में आएंगे प्राइवेट पे, क्योंकि ये बहुत जरूरी रहता है। अगर मान लीजिए अगर कि आपने वो प्रेफरेंसेस भरी, अगर आपका कॉलेज अलॉट हो गया तो आपके नाम के आगे लिखा आएगा कि आपको ये वाला कॉलेज अलॉट हो गया, अदरवाइज नहीं तो वो ब्लैंक रहेगा। चॉइसेस हमेशा ऐसे भरनी है कि सबसे बढ़िया वाला ऊपर, फिर उससे खराब, फिर उससे खराब, फिर उससे खराब, फिर उससे खराब। और जहां आप बिल्कुल नहीं जाना चाहते प्राइवेट वाले में, जिसकी फीस ज्यादा, वो बिल्कुल मत फिलअप करिए। तो अब मैं आपको पिछले साल की जो लास्ट ईयर की थी कट ऑफ लिस्ट, वो भी आपसे शेयर कर रहा हूं, और ये आप देख भी सकते हैं। लेकिन इस ईयर क्योंकि पेपर बहुत टफ था, तो इस बार जो कट ऑफ लिस्ट है वो नीचे आएगी। लेकिन कितनी नीचे आएगी इसका अंदाजा भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि 500 से लेके 525 के बीच में आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने की पॉसिबिलिटी है। और मैं अलग से एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें हम पूरा भी एनालिसिस कर रहे हैं, हमारी टीम पूरी रिसर्च डेवलपमेंट कर रही है, तो किस किस कॉलेज की कट ऑफ लिस्ट कितनी जाने की उम्मीद है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कोई भी नीट के रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी हम आपको इस चैनल पे देंगे, या आप हमारा बेल्स ओवरसीज का इंस्टा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल भी। तो इसमें आपको MBBS की इंडिया के कॉलेजेस की भी काउंसलिंग दे रहे हैं और अब्रॉड की भी आपको ऑप्शंस दे रहे हैं। अगर आप अब्रॉड के लिए जाना चाहते हैं तो अब्रॉड के लिए भी हमारे पास ऑप्शंस है, ऑस्ट्रेलिया, UK। ऑस्ट्रेलिया में जो यूनिवर्सिटीज जो MBBS करवाती हैं वो वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है, जो QS वर्ल्ड रैंक के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे। और उसके बाद हमारे पास UK में भी MBBS की ऑप्शंस हैं। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो जॉर्जिया में, रशिया में, और रशिया में तो बहुत इकोनॉमिकल रेट पे है। जो रशिया में 2 से 3 लाख रुपए खर्चा है सिर्फ एनुअली 1 ईयर की फीस, और टोटल 20 से 25 लाख रुपए में आपकी पूरी MBBS का खर्चा है रशिया में। वो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, कोई प्राइवेट नहीं है। रशिया में प्राइवेट अलाउड ही नहीं है MBBS करवाना, तो या तो स्टेट गवर्नमेंट की होती है या गवर्नमेंट ऑफ रशिया की होती है यूनिवर्सिटीज। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया होता है। सिर्फ एक कारण है कि गवर्नमेंट के होने के कारण फीस कम है, प्लस क्योंकि जो इंडिया की करेंसी रुपए और रूबल, रशिया में रूबल चलता है, वो भी करेंसी बराबर ही, 1 रुपए का 1 रुपए ही है, तो इसलिए वहाँ पर इकोनॉमिकल है। फिर भी अगर आप
कोई भी काउंसलिंग इंडिया की चाहते हैं या अब्रॉड की भी ऑप्शंस चाहते हैं तो हम सारी आपसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप नीचे हमें कमेंट कर दीजिए, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।